नमस्ते। आशा की बैठकी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बंगाली लेखिका आशा पूर्णा देवी की एक कहानी सुना रही हूँ। कहानी का नाम है इज्जत। लेखिका ने दो विषम परिवारों के माध्यम से उन दोनों के सामाजिक और नैतिक मूल्यों की बातें उठाई है जो दोनों की विडंबना और विफलता को उकेरती है। अब कहानी सुनिए, इज्जत। हालांकि उसने बताया यही कोई 14-15 साल की होगी भाभी, लेकिन उसे देखकर यही जान पड़ा कि 17-18 से कम की नहीं होगी। ये सब अपनी उम्र कम करके बताते हैं, लेकिन इस लड़की को अपनी बस्ती में कहाँ छुपा कर इतना बड़ा किया बासंती ने। ऐसी भरी पूरी सेहत कहाँ से चुरा लाई है, ऐसा निखरा निखरा रूप कहाँ से पाया है उसने। सुमित्रा अपनी हैरानी को छिपा नहीं सकी, बोली, तुम्हारी बिटिया तो बड़ी ही खूबसूरत है बासंती, ऐसा नहीं जान पड़ता क्या तुम्हारी बेटी है। बसंती की मुस्कान में लाज और अभिमान दोनों की ही रंगेमां खेल रही थी। बोली, जब यह छोटी सी थी तभी से इसके बारे में सभी यही बात कह रहे हैं। दरअसल यह अपने बाप पर गई है। इसका बाप भी बड़ा लंबा चौड़ा और कद्दावर आदमी था। भाभी सांप ने काट खाया। उसके गुजर जाने के बाद सास ने बड़ा सताया। भाभी ऐसा जान पड़ता था कि मैंने ही नागन बनकर उसके बेटे को डसा हो। उसी जलन भरी आग से मैं बेटी को लेकर निकल आई थी और सबसे एकदम अलग थलग रहने लगी थी। मैंने कहा था दूसरे की ड्योढ़ी पर मर खटकर पेट पाल लूँगी, शायद इसी से तुम्हारी आन बान शान बनी रहे। यही वजह है कि मेरे मर्द को किसी ने ना देखा ना सही, इसलिए सबके सब मुझसे मजाक करते रहते हैं कि तूने तो किसी बड़े आदमी की बेटी को चुरा लिया होगा। सुमित्रा ने मुस्कुराकर कहा, मुझे भी ऐसा ही जान पड़ता है। तू इतने दिनों से मेरे यहाँ काम कर रही है, लेकिन तेरी बिटिया इतनी खूबसूरत है, ऐसा तो मैंने सोचा भी ना था। बसंती का गर्व से खिला चेहरा थोड़ा मुरझा गया। उसने कहा, उसके छुटपन से ही मैं साथ लिए काम पर निकल जाती थी भाभी। वह कितना हाथ बटाया करती थी मेरे कामों में, अब बड़ी होकर साथ निकलना नहीं चाहती। कहती है मैं यहीं घर का कामकाज कर लूँगी माँ, बाबू लोग के घर नहीं जाऊँगी। लाज आती है मुझको। मैं कहती हूँ जाने का मन ना करे तो मत जा, लेकिन अब तो बिटियों को लेकर बड़ी मुसीबत हो गई है। जैसा कि मैं आपको बता रही थी, जब आप अगर दया करके इसे थोड़ा सा आसरा दे दे। सुमित्रा ने यह तो ज़रूर कहा था कि तू तो इतने दिनों से काम कर रही है, लेकिन तब ऐसा कुछ नहीं था। सुमित्रा की पुरानी नौकरानी गांव चली गई थी। तभी कोई 4 महीने तक बसंती ने सुमित्रा के यहाँ काम किया था। बसंती स्वभाव से तो अच्छी थी ही, उसके काम में भी सफाई थी, इसलिए सुमित्रा उसे भूल न पाई थी। अब उसकी बात के भरोसे सुमित्रा ने यह अनोखा प्रस्ताव रखा था। टोले मोहल्ले में न जाने कैसे कैसे उचक्के आवारा छोकरे आकर जमा हो गए हैं। उनकी बेहूदगी से बसंती की बेटी का यहाँ टिकना मुश्किल हो जाएगा। बसंती को तो मेहनत मजदूरी कर पेट पालना पड़ेगा, बेटी को गोर कर रखने से तो काम नहीं चलेगा। दिन भर चक्कर धरने की तरह मेहनत किए बिना 2-2 प्राणी का पेट पालना और झुग्गी का किराया जुटाना कोई खेल नहीं है। अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं जब भगवान ने अपनी आँखें उसकी तरफ उठाई थी। तभी तो बसंती को एक अच्छी सी चाकरी मिल गई थी, एक बड़े घराने की वृद्धा की देखभाल, 70 रुपया महीना, ऊपर से खाना और कपड़ा, तेल साबुन, मर्जी मुताबिक पान जर्दा चाय। काम था भी कितना, वृद्धा की देख रेख, दवा दारू, उल्टी सीधी फरमाइशें। वृद्धा वैसे तो गठिया से पीड़ित थी, लेकिन बड़ी शौकीन तबीयत की थी। साबुन लगाकर नहाओ धो, तेल फुलेल डालकर बाल बना दो, जोड़ों का दर्द दूर करने वाले तेल से अच्छी तरह मालिश करने के बाद पाउडर लगा दो। घर की बहू और बेटियां भला यह सब कहाँ से कर पाएंगी, और तब जबकि घर में पैसे की कोई कमी ना हो। यही वजह थी कि वहाँ बसंती को इतने रुपये देकर इतने ठाठ से रखा गया था। मैं तो सुख के सागर में तैर रही थी भाभी, बसंती ने कहा। सुबह 5 बजे निकल जाती थी, रात के 10 बजे लौट आती थी। मेरी बिटिया तब तक कभी इसके घर में तो कभी उसके घर में बैठी रहती। मैं जब घर वापस लौटती तो उसे अपने साथ लेवा लाती। रात का खाना मालकिन के घर नहीं खाती थी, बल्कि साथ ले आती थी। दोनों माँ बेटी का काम उसी में चल जाता था। यह कहा जा सकता है कि दुनियादारी का कोई खर्चा ही नहीं था।
दोपहर के वक़्त अपने लिए थोड़ा सा भात उबाल लेती थी और वही खा लेती थी। जो पैसे मिलते थे वह एक तरह से जमा हो जाते थे, बिटिया की शादी के लिए जमा करती थी। लेकिन अब क्या बताऊं भाभी, बसंती का स्वर धीरे धीरे किसी दार्शनिक की तरह गंभीर होता गया। भगवान की नज़र भी कंजूसों जैसी होती है भाभी, वह खुले मन से कुछ देना नहीं चाहता। अगर एक तरफ से कुछ देता है तो दूसरी तरफ से ले लेता है। मैं उस सुख के ज़्यादा दिन नहीं भोग पाई। बुढ़िया में अब एक नई सनक पैदा हो गई थी, रात रात भर जागने की। रात को आंखें फाड़े बैठी रहती और फरमाइश करती रहती। अपने बेटे और बहुओं को बुला बुला कर कहती, रोशनी जला दे, पंखा बंद कर दे। और तो कभी कहती, पंखा चला दे, बत्ती बुझा दे, ला जरा पानी पिला, पान लगा दे, वही चबाऊँगी। और देर हुई नहीं कि गाली गलौज शुरू। अब उसके लड़के वाले जो दिन भर भाग दौड़ करते हैं, लंबा चौड़ा कारोबार संभालते हैं, रात को होने वाले इस हंगामे को भला कैसे झेल सकते। अब उन्होंने मुझे पकड़ा, कहते हैं हम तुम्हें 10 रुपया ज़्यादा देंगे तो रात को रुक जाया कर। साथ ही यह भी धमकी दी है कि अगर मैं राजी ना हुई तो वे किसी दूसरे को रख लेंगे। अब मैं क्या करूं, किस तरह देखूं, अजीब उलझन है। इन बीच लोगों के घर झाड़ू बर्तन करने वाला काम भी गवा बैठी हूँ। कोई उपाय नहीं रहा, क्या करती मैं, बड़े लोगों का मामला है। एक ही बात में नौकरी जा सकती है ना भाभी, आप ही बताइए। सुमित्रा क्या कहे, समझ न पाई, बस इतना ही बोली, सो तो है कहने से ही आफत नहीं टलेगी। आपके दरवाजे पे खड़ी हूँ, अब आप पर है कि मार डालिए या आसरा दीजिए। सुमित्रा बसंती का दिक्कत समझ रही है, उसके मन में बसंती के लिए सहानुभूति भी है, लेकिन आसपास इतने घर द्वार होते हुए भी बस सुमित्रा के घर का दरवाज़ा ही क्यों, यही बात वह समझ नहीं पाती। बसंती ने इतने लोगों के यहाँ काम धाम किया है, सुमित्रा के पास तो वह कुछ ही महीने रही थी। अभी यह जिनके घर में है वे लोग बसंती को 10 रुपये ज़्यादा देने को तैयार हैं और इसके बदले रोगी की देखभाल करवाना चाहते हैं। सुमित्रा भी इस बात को आगे बढ़ाती हुई कहती है, तो फिर उसी घर में ले जाकर क्यों नहीं रखती हो। उस बड़े आदमी की लंबी चौड़ी कोठी है, रोगी की दवा दारू के साथ बेटी की देखभाल भी हो जाएगी। बसंती ने हाथ ऊपर उठा कर माथे से लगाया और नाराज़गी से बोली, इस बात को कहने में भी कोई कसर नहीं उठा रखी है भाभी जी, लेकिन बाबू लोग बड़े ही कड़े मिजाज वाले हैं, इस बात के लिए राजी नहीं हुए। कहते हैं घर में पहले से ही ढेर सारे नौकर चाकर हैं। इस मुसीबत के चलते पिछले 2 दिनों से जितने भी जान पहचान है के मकान हैं उनके दरवाजे असरे के लिए खटखटा रही हूँ, लेकिन किसी ने भी मेरी चिरौरी नहीं सुनी। हर किसी ने कोई ना कोई बहाना बना दिया। बेटी को साथ लिए घूम रही हूँ, अगर इसको देखकर ही किसी को दया आ जाए इसलिए। सुमित्रा ने मन ही मन कहा, अरे तुम तो गलत गोटी चल रही हो बसंती बाला। अच्छा तो यही होता कि तुम किसी को अपनी बेटी ही नहीं, तब शायद कोई राजी हो भी जाती। इस अंगारे को अपने घर में कौन रखेगा भला, कौन इसे अपनी ओट देगा। और तब जबकि तुम भी इसके पास नहीं रहोगी, ऐसा भी होता है कहीं। बेटी उधर घर के बरामदे पर ही खड़ी है, कोने से लगी एक सस्ती झीनी सी साड़ी में और उसी से मिलता जुलता लाल रंग का 1 फुट पथिया ब्लाउज। इसी में वह ऐसी भरी पूरी और खूबसूरत दिख पड़ती है कि एक बार नज़र पड़ जाए तो दोबारा देखने की इच्छा जगती है। सोचकर यही लगता है कि अगर यह लड़की थोड़े से प्यार और जतन से पली पुसी होती, अच्छे कपड़ों में सजी धजी होती तो पता नहीं कितनी सुंदर दिख पड़ती। सुमित्रा ने यह सोच लिया कि वह उसे अपनी कोई पुरानी साड़ी चोली दे देगी। लाल फूल के छापे वाली जॉर्जेट साड़ी वैसे तो जगह जगह से घिस गई है, पर रंग वैसा ही लाल टूस है, वही दे देगी। नीले रंग की बंगलोरी साड़ी अभी भी ठीक ठाक है, मगर एक ज़माने की है और गदाल खाने में पड़ी है, वह भी निकाल कर दे देगी। इसके अलावा 2 एक और भी पुराने सूती साड़ी, कुर्ती तो ढेर सारी है, उसकी कुर्ती इस छोकरी को ठीक आ जाएगी। सुमित्रा ने अपने मन की आंखों से इस लड़की को गहरे लाल और नीले रंग की साड़ी में सजा कर देख लिया। ऐसा ही कभी घर घर जाकर घरेलू माल बेचने वाले किसी औरत से उसने एक बेनामी कंपनी का सस्ता सा पाउडर खरीद लिया था, वह भी ऐसे ही पड़ा है, वह भी दे देगी। उसने यह भी सोच लिया। उसे देखकर सचमुच बड़ी दया हो आई थी, जी कचोट रहा था। ओह, एक ऐसी खूबसूरत सी लड़की,
नौकरानी की बेटी बनी एक गरीब की झुग्गी में रह रही है। इन उपहारों के बूते पर तो वह इस कचोट को मुक्त हो जाना चाहती थी। बसंती ने कहा था, बस यही समझ लो भाभी कि शेर की माद में और सांप की बावी में दिन काट रही हूँ। इस लड़की का रूप ही हमारा काल हो गया है। सुमित्रा बाघ के पंजे और सांप के शिकंजे से उसे बचा पाने का कोई उपाय ढूंढे नहीं पा रही थी। वही काल रूप और आगे बढ़ता चला जाए, वह इसके लिए तैयार नहीं थी। और मज़े की बात तो यह है कि सुमित्रा अपनी बुद्धि के जोर से भी इस असंगति को पकड़ नहीं पा रही थी। सुमित्रा को चुप देखकर बसंती ने शायद यह ताड़ लिया था कि चुप्पी हामी का ही दूसरा नाम है। इसे उसकी भाषा में मौन स्वीकृति लक्षणम और हमारी जुबान में निमराजी या आधी हाँ आधी ना कहते हैं। इसलिए बसंती ने बड़ी उतावली से कहा, तो फिर आज से ही छोड़े जा रही हूँ भाभी। आप लोगों की जूठन कोठन खाकर गुजारा कर लेगी, जहाँ तक हो सकेगी खटेगी। अगर रसोई में जाने दें तो आप सबों का खाना बाना भी बना देगी, और भी जितने घरेलू काम हैं कहेंगी कर देगी। इधर सुमित्रा अनमनी सी हो गई थी। उसे आहिस्ता से कहा, नहीं, काम की वैसी कोई बात नहीं है। काम करने वाले लोग तो मेरे पास हैं, 2-3 लोगों की रसोई होती ही कितनी है। लेकिन मैं यह सोच रही थी कि पहले तुम्हारे भाई साहब से कह कर। बसंती ने समझा सुमित्रा का जी थोड़ा सा नरम हुआ है। उसने इसी मौके को भाप कर कहा, इस बारे में भैया साहब से कुछ पूछने की क्या ज़रूरत है भाभी। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही करेंगे भैया। और गृहस्थी की रानी तो आप ही हैं। आपके घर में कोई मर्द रसोइया या नौकर नहीं है, सिर्फ नौकरानी है। इसलिए आपकी शरण में आई हूँ भाभी। आप ना नहीं करेंगी, जानती थी। अब आज नहीं तो कल इसके कपड़े लत्ते दे जाऊंगी। जया बेटी इधर आ, भाभी जी को प्रणाम कर। तू इनके यहाँ रहेगी, भाभी जी जैसा कहें वैसा ही करना। जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती, तू पराया घर नहीं चली जाती, तब तक यहीं। भाभी जी का घर ही तेरा ठौर ठिकाना है। सुमित्रा अभी भी कुछ तय नहीं कर पा रही थी, इसलिए बोली, लेकिन मैं कह रही थी कि इसका यहाँ जी लगेगा कि नहीं लगेगा। अब लेकिन वेकिन का कोई बात नहीं है भाभी, बसंती ने चिंता भरे स्वर में कहा। अब जैसे भी महिला के पास इसका जी नहीं लगेगा, भला आप भी क्या कह रही हैं। यमदूतों के सामने रहते रहते इस लड़की का चेहरा मारे डर के सूख कर काव हो गया है। बस्ती की छोकरी इसको देखते ही सीटी बजाने लगते हैं, गंदे गंदे फिक्रे कसते हैं, नल पर जाते आते गंदे गाने गाते हैं, इशारे करते हैं, छेड़ते हैं। अब आपको क्या क्या बताऊं भाभी, ये सारी बातें कहना सुनना भी पाप है। बसंती का स्वर पाप कहते ही बुझ गया। उसकी गर्दन जैसे झुक गई। इस बात को सुमित्रा का चेहरा उदास और तनिक फीका पड़ गया। बसंती ने पल्लू से अपनी आँखों को ओट में किया और कहा, आपको मैं जानबूझकर थोड़े ही नहीं यह सब कह रही हूँ भाभी। गरीब हूँ, बर्तन माँ कर गुजारा करती हूँ, लेकिन लड़कियों की इज्जत तो होती ही है ना। आप लोग तो सब पढ़ी लिखी हैं, सब समझती हैं। उसकी इज्जत की हिफाजत करने का भार आप पर है भाभी। सुमित्रा के कलेजे में एक अजीब सी दुखदुखी उठी। इस सुंदर बालिका को मानो बाघ खाने के लिए आ रहा है और सुमित्रा उसे बचाने की जिम्मेदारी ले रही है। वही उसे बचा सकती है। लड़की के ऊपर सांप कुंडली मारे या फन काढ़े बैठा है। सुमित्रा अपनी दया दृष्टि से चाहे तो उसकी रक्षा कर सकती है। क्या सुमित्रा इतना भी नहीं करेगी? क्या सचमुच सुमित्रा को इसमें कोई आपत्ति या असुविधा होगी अगर गरीब घर की एक लड़की को उसके घर के एक कोने में आश्रय मिल जाए? सुमित्रा बसंती के अनुरोध को स्वीकार करेगी या अस्वीकार, यह जानने के लिए इज्जत कहानी का अंतिम भाग में सुनिए। धन्यवाद।